हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का सेकंड टॉपिक इरिथ्रोपोएसिस। तो देखते हैं इरिथ्रोपोएसिस मतलब क्या। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज एंड मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। अब इरिथ्रोपोएसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, उसके दो साइड्स होते हैं, एक फेटल लाइफ और एक एडल्टहुड में। तो फेटल लाइफ में 3 स्टेजेस है, मीजोब्लास्टिक स्टेज, हिपैटिक स्टेज एंड माइलॉइड स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज में फर्स्ट और सेकेंड मंथ में आरबीसीज योक सैक से बनता है, और हिपैटिक स्टेज में जो थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ से उसमें लिवर मेन ऑर्गन होता है और स्प्लीन और बाकी लिम्फोइड ऑर्गन्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब माइलॉइड स्टेज देखते हैं। लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ के, आरबीसीज प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में शिफ्ट हो जाता है, और आफ्टर बर्थ चिल्ड्रंस में आरबीसीज सभी बोन के रेड बोन मैरो में बनता है, और एडल्ट में 20 इयर्स के बाद आरबीसीज मेनली वर्टिब्रे, स्टर्नम, स्कैपुला, इलियाक बोन, स्कल बोन, रिब्स और एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में बनता है। आप देखते हैं ये डायग्राम बताता है कि बोन मैरो में एक स्टेम सेल से सारे सेल्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल PHSC, ये 2 में डिवाइड हो जाता है, एक माइलॉइड स्टेम सेल और एक लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल्स में इरिथ्रोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स में, लिम्फोइड स्टेम सेल्स में टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनते हैं। एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से 2 स्टेम सेल्स बनते हैं, और ये है उसके आगे के स्टेम सेल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोएसिस। तो सबसे पहला स्टेज है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, नेक्स्ट इज बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, नेक्स्ट इज पॉलीक्रोमैटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट एंड नेक्स्ट इज ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट एंड नेक्स्ट इज रेटिकुलोसाइट एंड लास्ट वन इज इरिथ्रोसाइट, जो है मैच्योर्ड आरबीसी। तो इसमें हम ये देखते हैं कि प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में आरबीसी सबसे पहला इमेच्योर्ड सेल होता है। बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है, और पॉलीक्रोमैटोफिल में हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस छोटा होने लगता है। अब याद रखना, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन किस स्टेज में फॉर्म होना शुरू करता है। तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट आया तो कंफ्यूज मत होना, इसे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट। न्यूक्लियस बहुत छोटा और कंडेंस हो जाता है, इसमें आखिर में न्यूक्लियस बाहर ही निकल जाता है। रेटिकुलोसाइट्स में इमेच्योर्ड आरबीसी होती है और न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन रेटिकुलर नेटवर्क होता है, इसीलिए उसे रेटिकुलोसाइट्स कहा जाता है। अब इरिथ्रोसाइट्स, इसमें रेटिकुलर नेटवर्क भी डिसअपियर हो जाता है और फुल्ली मैच्योर्ड आरबीसी बनता है। तो अब आपको ये स्टेजेस समझ आ गए होंगे। मैं अलग वर्ड्स में ये बताती हूँ। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट और प्रोइरिथ्रोसाइट्स, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। अगर ये याद नहीं रहे तो मैंने बताए हुए वो याद कर लेना। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोएसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसी फॉर्मेशन में मैच्योरेशन को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो है हाइपोक्सिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सीजन कम होने पर एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होता है और आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाता है। डाइटरी प्रोटीन्स में आरबीसीज का फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन्स जरूरी है। विटामिन B12, डीएनए सिंथेसिस और आरबीसी मैच्योरेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड सेल डिवीजन और मैच्योरेशन के लिए। नायासिन जो है विटामिन B3 जो सेल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और विटामिन C आयन एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और विटामिन A आरबीसी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। विटामिन E आरबीसीज मेम्ब्रेन को
प्रोटेक्ट करता है, और आयरन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए एसेंशियली, और कॉपर आयरन के लिए। तो नेक्स्ट हम इरिथ्रोपोएटिन समझते हैं। अब बात करते हैं इरिथ्रोपोएटिन या ईपीओ की, जो इरिथ्रोपोएसिस को रेगुलेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। कंडीशंस ऑफ हाई और इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन में हाइपोक्सिया, एनीमिया और वेरियस डिजीज होते हैं। अब इरिथ्रोपोएटिन देखते हैं। 90% किडनी में और 10% लिवर में बनाता है। इसका मेन स्टिम्युलस हाइपोक्सिया है। और कॉजेस क्या है हाइपोक्सिया के? एनीमिया, ब्लड लॉस, हाई एल्टीट्यूड, क्रोनिक लंग डिजीज और हार्ट डिजीज। फंक्शंस क्या है इरिथ्रोपोएटिन के? रेड बोन मैरो को ये स्टिम्युलेट करता है और आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस बढ़ाता है, और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका? ईपीओ की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, स्पेशली क्रोनिक किडनी डिजीज में। और रिकॉम्बिनेंट ईपीओ मतलब रिकॉम्बिनेंट इरिथ्रोपोएटिन अनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आपको इरिथ्रोपोएसिस में साइट स्टेजेस और फैक्टर्स और इरिथ्रोपोएटिन का रोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आरबीसी फॉर्मेशन का कंप्लीट ओवरव्यू देता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।